देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन पढ़ाई थी, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फिर पढ़ाया था व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर पढ़ाया था व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। ये तीन चीजें बताई। मार्केट दो तरह के पढ़ाए थे, स्पॉट और फॉरवर्ड। तो आज ये पूरी पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। फिर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट में दो पढ़ाऊंगा, एक फिक्स्ड एक फ्लेक्सिबल, और एक और है मैनेज फ्लोटिंग। क्या है? और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि ये जो एक्सचेंज रेट है ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में कब आती है, ठीक है, कब हम मानेंगे कि ये रेट जो है इक्विलिब्रियम में सही है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स है उस जो इस रेट को डिटरमाइन करते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग रेट। तो कुल मिला के हमारा ये जो चैप्टर है ये मैंने कितने हिस्सों में बांटा है? 3 हिस्सों में। शुरू करें। सबसे पहले व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नोट्स खुले रहने चाहिए। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, खोल के दे इसको। यहाँ देखो, बोलो मेरे साथ, द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर परचेज एंड सोल्ड at predetermined rate is called foreign exchange market. यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? नहीं आया क्या? कहाँ है? देखो, जिस मार्केट में फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज किया जाता है उस मार्केट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जिस मार्केट में फॉरेन करेंसीज को सेल और परचेज किया जाता है उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो, यहाँ पे मार्केट का मतलब किसी फिजिकल प्लेस से नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाकी मार्केट में क्या होता है, अभी मैं आपको कहूँगा फर्नीचर मार्केट, तो आपकी इमेजिनेशन क्या कहेगी कि शॉपिंग सेंटर के आगे एक मार्केट है भाई, जहाँ सबकी फर्नीचर की दुकान है, सब सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ऐसा हमारे दिमाग में परसेप्शन आता है। तो जब मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलूँ तो हमारे दिमाग में कोई ऐसा परसेप्शन नहीं आना चाहिए कि एक मार्केट होगा जहाँ पे सबकी दुकानें होंगी, वहाँ पे फर्नीचर बना हुआ होगा, अंदर डॉलर होंगे, यूरो होंगे, पाउंड होगा, या कोई पठारा बिछा के बैठा होगा, डॉलर ले लो, पाउंड ले लो, $1 80 रुपये 80 रुपये। क्या ऐसा कोई मार्केट होगा? यहाँ मार्केट से मतलब किसी फिजिकल प्लेस से, यहाँ मार्केट का सिर्फ मतलब है इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर। वैसे भी तुम मार्केट का एक जनरल डेफिनेशन हमेशा याद रखा करो। मार्केट का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ। क्या हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जब कोई चीज खरीदते हैं तो कोई फिजिकल प्लेस होती है? नहीं। लेकिन फिर भी हम फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीद सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन हमें मार्केट दे रहा है, हम उसे मार्केट मानेंगे? हम उसे ई कॉमर्स मार्केट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वहां पे हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन बायर और सेलर एक जगह पे इकट्ठा हो पा रहे हैं ना, तो वो भी अपने आप में एक मार्केट है। तो याद रखना, मार्केट का मतलब किसी फिजिकल प्लेस से। अब एक बार और बोल दो, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर सोल्ड एंड परचेज एट अ प्री डिटरमाइंड रेट इज कॉल्ड। अब ये दो है, देखो मैंने दे रखे हैं, एक स्पॉट और एक फॉरवर्ड। ध्यान से सुनते जाना बच्चों। कितने हैं? 2, एक स्पॉट और एक फॉरवर्ड। देखो, स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जिसमें आप फॉरेन करेंसी का सेल परचेज इमीडिएटली कर देते हो। कब कर देते हो? हाथों हाथ। इसमें रेट भी उसी दिन की लगेगी और ट्रांजैक्शन भी उसी दिन होगा और डिलीवरी भी उसी दिन हो जाएगी। नाम ही क्या है इसका? स्पॉट। जब बोलते ना यार इसने तो मेरा काम ऑन द स्पॉट करवा दिया, तो ऑन द स्पॉट मतलब हाथों हाथ, फोर्थवेट, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी। तो स्पॉट मार्केट क्या है? आप आरबीआई के पास जाओगे या किसी कमर्शियल बैंक के पास जाओगे और उनको कहोगे कि भैया मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरे को $1000 चाहिए। अब कमर्शियल बैंक बोलेगा 80 रुपये का $1 है, टोटल 80,000 होते हैं, मैं उसे 80,000 दूंगा, वो मुझे $1,000 देगा। 80,000 दूंगा, वो मुझे कितने डॉलर देगा? 1,000, क्योंकि $1 कितने का है? 80 का। तो 1000 इंटू 80 कितने हो गए? 80,000। मैं उसे 80,000 दूंगा, $1,000 लूंगा, लेके आ जाऊंगा। अब ये जो ट्रांजेक्शन मैंने किया ये किस मार्केट में किया? मैंने स्पॉट मार्केट में।
किस मार्केट में किया? क्योंकि यहाँ पे मैंने हाथों हाथ करेंसी दे दी, करेंसी ले ली और मुझे कुछ भी करने की जरूरत, मतलब कोई वेट करने की जरूरत, डिलीवरी भी मुझे उसी टाइम मिल गई, डिलीवरी भी मुझे उसी टाइम मिल गई। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट। इसे क्या बोलते हैं भाई साहब? ठीक है, तो देखो स्पॉट मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेल परचेज ऑफ करेंसी टेक प्लेस इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी भी उसी दिन मिल जाएगी और अकाउंट सेटल भी उसी दिन हो जाएंगे, आपको वेट करने की जरूरत नहीं। समझ गए बच्चों? अब स्पॉट के बाद दूसरा आता है कौन सा मार्केट? फॉरवर्ड मार्केट। कौन सा मार्केट? सामने देखो, फॉरवर्ड मार्केट के पहले एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। देखो अभी ये सपोज करो कि मैंने अमेरिका की किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उन लोगों ने मुझे कहा कि आपका ये प्रोडक्ट $10,000 का रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, इतनी यूनिट चाहिए, $10,000 मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे थोड़ी क्रेडिट देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कितनी क्रेडिट चाहिए? मैंने कहा आप मुझे आज डिलीवरी दो, मैं 3 महीने में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, मेरा माल बिकेगा, पैसे आएंगे तो मैं 3 महीने में पेमेंट कर दूंगा। अमेरिका की कंपनी ने सोचा यार अपन नॉर्मल लोगों को भी तो क्रेडिट देते ही है, ये इंडियन कंपनी है, ठीक है बढ़िया लग रही है, अब इसके लिए क्या, वैसे वो क्रेडिट देते नहीं है, पहले वो बैंक से LOC मांगेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट मांगेंगे और बहुत सारा प्रोसेस होता है, पर समहाउ वो प्रोसेस मैंने पूरा कर दिया एंड आई गॉट द क्रेडिट। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपको हम पैसे कितने टाइम में दे देंगे? 3 महीने बाद। ठीक है, तो 3 महीने में क्रेडिट देने के लिए वो अमेरिका की कंपनी मान गई। ध्यान देना इधर, 3 महीने में वो क्रेडिट देने के लिए मान गई। तो मैंने कहा ठीक है आप मेरे को क्रेडिट दे दो, मैं 3 महीने में पैसे दे दूंगा। अब मैं बैंक पे आया, मैंने कहा यार चलो एक बार $10,000 देने, एक बार पूछते तो है डॉलर की रेट क्या है। तो मैंने बैंक से पूछा, तो बैंक ने मुझे कहा कि भैया $1 की रेट 80 रुपये है। तो मैंने कहा मुझे $10,000 देने, तो 10,000 × 80 मुझे कितने रुपए देने हैं? 8 लाख रुपए। कितने रुपए देने हैं? 8 लाख या 80,000? अरे 8 लाख या 80 लाख? 8 लाख होंगे ना, ठीक है, तो मुझे कितने देने हैं? 8 लाख। अब मैंने कहा कि चलो ये प्रोडक्ट अपन बेच देंगे, 3 महीने बाद अपन को 8 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है, अब 3 महीने बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो मैं 3 महीने बाद बैंक के पास गया और मुझे कहा, मैंने उनको 8 लाख रुपए दिए और मैंने कहा लाओ मुझे $10,000 दे दो। बैंक ने कहा 50,000 और दो। मैंने कहा क्यों? बैंक ने कहा रेट 85 हो गई। कितनी हो गई? ये स्टोरी मैं तुम्हें किसके लिए सुना रहा हूँ? फॉरवर्ड मार्केट। तुम दोनों को बता दो, अभी तक मैंने बस बेसिक बात बताई है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इतना बताया है। और ये 2 तरह का होता है, स्पॉट और फॉरवर्ड। अब इधर देखो, अब मैंने उन्हें कहा कि यार 85 का है तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 8.5 लाख। तो मैं उनसे कहूँगा यार 3 महीने में 5 रुपये रेट बढ़ गई क्या? तो बैंक वाला बोलेगा बढ़ गई तो बढ़ गई, रेट का बढ़ना और कम होना हमारे हाथ में नहीं है। अब मैं उससे कहूँगा कि यार उसी वक्त ले लेता, 8 लाख रुपए का पड़ता $10,000 और लेके रख देता कहीं, 3 महीने बाद देने ही थे। अब 3 महीने में मैंने ऐसा कौन सा व्यापार कर लिया कि मैंने 50,000 रुपये ज़्यादा कमा लिए? यहाँ तो मेरे और पिक्चर बन गई। मतलब मैं अगर उसी वक्त पैसे दे देता तो मुझे ज़्यादा फायदा था। अब 3 महीने में या तो मैंने वो माल अच्छी रेट में बेचा हो, 50,000 भी रिकवरी कर ली हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं तो बड़ा दुखी होके गया वहाँ से और मैंने 10,000 की पेमेंट भी कर दी और अमेरिका की वो पेमेंट करने के बाद मैंने सोचा कि ये तो नुकसान का घाटा, मतलब नुकसान का सौदा हुआ। तो फिर मुझे किसी ने राय दी कि भैया आप स्पॉट मार्केट में गए थे पहले, और अभी भी आप कौन से मार्केट में गए? स्पॉट मार्केट में ऑन द स्पॉट पैसे देकर डिलीवरी ले लेते हैं। आपको यूज़ करना चाहिए था फॉरवर्ड मार्केट। मैंने कहा ये क्या ही हो है, अपन तो गाँव के समझे नहीं। तो उसने कहा कि चलो हम समझाते हैं आपको। फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें आप जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे, जिसे मैं बोलूँगा डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन एक्सचेंज रेट लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा मतलब डील हो गई। अब आप जिस दिन डिलीवरी लोगे, डेट ऑफ डिलीवरी, उस दिन जो भी एक्सचेंज रेट स्पॉट में होगा वो आपके किसी काम का नहीं है। आपको तो डॉलर उसी रेट पे मिलेगा जिस डेट पे आपने, तो आग अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट 80 पे किया है तो 10,000 × 80 आपको 8 लाख में ही मिलेगा डॉलर।
और आप 8 लाख रुपए में ही 3 महीने पहले भी खरीदते हैं और 3 महीने, तो आपके 50,000 रुपये बच गए। ये कब होगा? जब आपने वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड मार्केट में होता है। किस मार्केट में होता है? बढ़िया चीज़ है ना। अब आप में से कोई जना पूछेगा कि सर रेट अगर 80 से 75 हो जाती तो फिर नुकसान भी होता। वैसे तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, फ़ायदे नुकसान सभी होते हैं, और डॉलर वॉलर का रेट कभी इतना नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता है, गोल्ड की तरह डॉलर भी। खैर, लेकिन पॉसिबिलिटी तो सारी पकड़नी पड़ेगी। तो देखो, फॉरवर्ड मार्केट में उसका भी एक तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट, एक ज़्यादा का एक कम का। कम का होगा तो उस समय कम में खरीद लेंगे। जैसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट 70 का भी कर लेंगे या 72 का कर लेंगे, 75 का कर लेंगे, ताकि रेट उस समय कम हो जाए तो हम ये वाला कॉन्ट्रैक्ट और वो वाला कॉन्ट्रैक्ट दोनों स्क्वायर ऑफ कर लें। और ये सब खैर मैं आपकी लेवल से थोड़ी आगे की बात बता रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसके ऊपर आप आगे जाके एमकॉम में या सीए फाइनल में पूरे चैप्टर्स पढ़ोगे कि ये चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट की जाती है। अभी तो सिर्फ समझा सकता हूँ मैं आपको। इसके लिए हेजिंग यूज़ करते हैं अपन लोग। क्या यूज़ करते हैं? हेजिंग एक रिस्क मैनिपुलेटिव टेक्निक होती है जिससे हम अपने फ्यूचर के लॉसेस को कम करने की कोशिश करते हैं। अभी स्टॉक मार्केट कितने महीनों से डाउन है, सबके पोर्टफोलियो रेड हो रहे हैं। पोर्टफोलियो रेड होने का मतलब समझते हो तुम? लॉस ही लॉस, ठीक है, सबके। फिर भी जिन्होंने हेजिंग यूज़ करी है, ठीक है, जैसे अभी आज ही मैं 2 लोगों से मिला, दोनों लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, शेयर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, अमाउंट सेम है, सॉरी शेयर सेम नहीं है, लेकिन रेड इसका भी है, रेड इसका भी है। सपोज करो इसने 5 लाख लगाए तो इसने भी 5 ही लाख लगाए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रेड है और इसका कम रेड है, और लगाया दोनों ने इंडिया के स्टॉक्स में ही है, लेकिन बस कैसे लगाया है, किस तरीके से रिस्क को मैनिपुलेट कर रखा है, हेजिंग करके। अब वो क्या हेजिंग है, कैसे है, वो सब आगे पढ़ोगे आप। लेकिन याद रखना, हेजिंग करने के लिए कौन सा मार्केट होना चाहिए आपके यहाँ? फॉरवर्ड मार्केट। तो बोलो मेरे साथ, फॉरवर्ड मार्केट इज अ मार्केट इन विच डिलीवरी टेक प्लेस इन फ्यूचर डेट, बट रेट ऑफ ट्रांजेक्शन डिसाइडेड इन प्रेजेंट। रेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट नहीं, रेट ऑफ। वो ट्रांजेक्शन किस रेट पे होगा वो आज ही डिसाइड हो जाएगी, लेकिन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कब होगा? फ्यूचर। तो आज अगर रेट डिसाइड हो गई, सुन लो, आज अगर रेट डिसाइड हो गई 80 तो डॉलर 80 में मिलेगा। 90 कम हो गया तो भी, और ज्यादा हो गया। अब कम हो गया तो नुकसान से कैसे बचे? तो उसके लिए हम हेजिंग करते हैं। क्या करते हैं? तो देखो अब यहीं पे मैंने अगला दे रखा है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरह के होते हैं, स्पॉट और फॉरवर्ड, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी देख लो। स्पॉट में क्या होगा? ट्रांजेक्शन की डेट और कॉन्ट्रैक्ट की डेट एक ही होगी। फॉरवर्ड में क्या होगा? ट्रांजेक्शन की डेट फ्यूचर में होगी, कॉन्ट्रैक्ट की डेट प्रेजेंट में होगी। रेट आज की लगेगी लेकिन डिलीवरी रेट आज की लगेगी। आज की मतलब डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बराबर सुनते जाना। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हमारी ज़िंदगी में, हमारे देश में, किसी भी देश में क्या फंक्शन होता है? मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जैसे मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि एक आईफोन जो बन रहा है अमेरिका में और हमें यहीं पे गुमानपुरा में सुर संसार में मिल रहा है, ठीक है। एक हमने गाड़ी स्टार्ट करी, 5 मिनट में हमने आईफोन ख़रीद लिया, ठीक है। एक कोरिया की कंपनी है जो सैमसंग बना रही है, हमने 5 मिनट में सैमसंग खरीद लिया। एक चाइना की कंपनी है जो आपको वीवो ओप्पो ये सब दे रही है, और वो भी आपने इतनी जल्दी ले लिया। ये क्यों हो पाया? ये गली गली में आपको दुनिया भर में मिलने वाला प्रोडक्ट आपको आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल करवा दिया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वजह से। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। ये आपकी परचेजिंग पावर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर देता है। बोलो, ये आपकी दुनिया के किसी भी कोने में कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, वो मुझे बीइंग अ इंडियन भी मिल रहा है, जबकि हम उनको पेमेंट तो उनकी करेंसी में करेंगे ना। अमेरिका को पेमेंट तो डॉलर में करना है, यूरोप में यूरो में करना है, लेकिन फिर भी हमें इंडिया में मिल रही है सब चीज़ें, क्योंकि हमारे एक इफेक्टिव वेल एस्टेब्लिश फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला काम है ट्रांसफर फंक्शन। ये हमारी परचेजिंग पावर को एक देश से दूसरे देश में, सुन रहे हो बच्चों? दूसरा काम है इसका क्रेडिट फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अगर अच्छा होगा तो हमें क्रेडिट भी मिलेगी।
जैसे अभी मैंने कहा आपको कि अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इफेक्टिव होगा, बैंकों के साथ हमारी अच्छी ट्यूनिंग होगी और एक बैंक की दूसरे बैंक के साथ अच्छी ट्यूनिंग होगी तो हमें क्रेडिट भी मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनियां बाहर से माल लाती है, यहाँ बेचती है, बेचने के बाद बाहर पैसा चुकाती है, फुल क्रेडिट मिलती है उन्हें, ठीक है। उसके लिए टूल्स है, वो टूल हमें कौन देता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जैसे एक बात बताओ मुझे, सुनना बराबर से, इंडिया में मुझे कोई भी क्रेडिट चाहिए हो इंडिया में तो क्या मुझे मिल सकती है? सीसी चाहिए हो, ओडी चाहिए हो, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए हो, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए हो, मिल सकता है? तो मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये क्रेडिट मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा है। अब इसी को मैं ऐसे रिप्लेस करूँ कि हमें फॉरेन में भी क्रेडिट चाहिए हो तो मिल जाइए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट भी अच्छा है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वेल परफॉर्म्ड है, सब कुछ सही है, तो हमारा दूसरा फंक्शन हो जाता है क्रेडिट। हमें इजीली क्या मिल जाती है? क्रेडिट मिल जाती है। ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, तीसरा तो बता ही दिया मैंने, हेजिंग। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अगर इफेक्टिव काम करे तो हम अपनी रिस्क को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग इज अ रिस्क मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी in which we try to overcome our losses by purchasing or selling in spot market and selling and purchasing in forward market। शब्दों पे ध्यान दिया? या तो स्पॉट में खरीदूंगा और फॉरवर्ड में बेचूंगा, या फॉरवर्ड में स्पॉट में बेचूंगा और फॉरवर्ड में, इसके स्क्वायर ऑफ करना बोलते हैं। पोजीशंस को क्या करना? स्क्वायर ऑफ करना। ये सब सीखोगे तुम आगे चल के, और इन सब चीजों से ही हम अपनी रिस्क को क्या करते हैं? मिटिगेट करते हैं। देखो जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन उसको मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए शानदार स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी, कैसे होता है ये भी सब आगे चल के पढ़ोगे। बहुत जबरदस्त टॉपिक्स है ये, इनको सीख ले, पढ़ ले तो ये सारा ज्ञान हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर, हम मतलब जिसको भी ट्रेडिंग करनी हो और फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में पैसा लगाना हो, इन चीज़ों में लगाना हो, कि फ्यूचर और ऑप्शन तो खैर सट्टा है, लेकिन इन सब चीज़ों में लगाना हो आपको पैसा, तो आप समझदारी से दिमाग लगा के अपने रिस्क को मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टिल सब कुछ गैम्बल पे ही डिपेंड होता है। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, अब मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या है। बोलो, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स all other currencies other than home currency, ठीक है, सॉरी, all other currencies except home currency। होम करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसी है वो फॉरेन एक्सचेंज है। जैसे हमारी होम करेंसी क्या है? रुपया। तो रुपया को छोड़कर, INR को छोड़कर जितनी भी करेंसी है, राफे इधर देख, डॉलर होगा, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, सब हमारे लिए किस में आएंगे? फॉरेन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। प्यार से फॉरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। अब रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलो, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस रेट पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है उस रेट को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। ये बेसिक पूरा हो गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। अब देखो इधर, $1 का रेट अगर 80 रुपये है और वहीं $1 का रेट अब कितना हो गया? 85। फिर चैप्टर में आगे आएगा ही सही कि इसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट का बढ़ना। क्या बोलते हैं इसे? हाँ सर, दिख रहा है हमें 80 से 85 हो गया, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ गई। लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या होता है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो तो डिवैल्यू हो जाती है और फॉरेन करेंसी क्या हो जाती है? जैसे हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है बच्चों? ऑब्वियसली रुपया, रुपीस। क्या है हमारी डोमेस्टिक करेंसी? तो रुपीस तो क्या हो गई? डिवैल्यू हो गई। क्या हो गई? और जो फॉरेन करेंसी है, कौन सी करेंसी? फॉरेन करेंसी, वो क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई। क्या हो गई? तो व्हेनेवर एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज क्यों होती है वो भी अभी देखेंगे, लेकिन व्हेनेवर एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस the value of home currency depreciate and value of foreign currency appreciate।
तो बोलो रेट बढ़ना हमारे लिए अच्छा है खराब है? तो बेसिक सी बात बोलूं, किसी भी चीज का रेट बढ़ना अच्छा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कपड़ों का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने की चीजों का रेट बढ़ रहा है, तो जैसे इन सब चीजों का रेट बढ़ना हमारे लिए खराब है, ऐसे डॉलर का रेट बढ़ना भी हमारे लिए, क्योंकि जो डॉलर हमें 80 रुपए में मिलता था वही डॉलर हमें, तो हमारी करेंसी क्या हो गई? डीवैल्यू, और गोरों की करेंसी एप्रिशिएट हो गई, या इसको डीवैल्यू की जगह बोल देता हूँ रीवैल्यू। क्या बोल देता हूँ? और दो वर्ड यूज होते हैं, डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट, डीवैल्यू और कब ये वर्ड यूज होता है अभी देखेंगे। इतना जितना मैंने अभी तक पढ़ाया क्लियर है सबको? क्या बोला मैंने? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, कितने तरह के होते हैं, स्पॉट और फॉरवर्ड, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फिर फॉरेन एक्सचेंज क्या है, होम करेंसी को छोड़ के जितनी भी करेंसी उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। अब मैं बताता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कैसे निकाली जाती है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। देखो लाइन से चलो ना, कुछ चुका है क्या? हो गया पूरा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बता दिया, रेट बढ़ना हमारे लिए अच्छा है बुरा है? फिर बोल दो एक बार, बुरा है। रेट बढ़ने से हमारी करेंसी क्या होती है? डीवैल्यू होती है या डेप्रिशिएट होती है, और गोरों की करेंसी। अब एक्सचेंज रेट कैसे निकलती है, इसमें मैंने 3 मेथड दिए हैं। पहला मेथड है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या है पहला मेथड? सामने देखना, ये मेथड आज एग्जिस्ट नहीं करता, पहले चलता था। इन दिस मेथड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड and it remains same throughout, sorry, it remains same for a fixed period of time, not throughout the year. ये मत, ये नहीं बोलना, ये मैं गलती से बोल गया था। तो throughout the year मत बोलना, एक फिक्स टाइम पीरियड तक सेम रहती है। देखो इस सिस्टम में क्या होता है कि दो कंट्री आपस में मिलती है, सपोज करो इंडिया है और अमेरिका है। इंडिया ने कहा भैया हमारे पास 100 किलो गोल्ड है। कितना गोल्ड है? और अमेरिका ने कहा हमारे पास कितना गोल्ड है? 500 किलो। तो अब अगर हमें $1 का रेट डिसाइड करना है तो 500 आपके पास है, 100 हमारे पास है, तो कितना हो गया? तो $1 के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? बराबर सुना, एक एग्जांपल दिया, कोई ऐसा हार्डकोर इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन एक बताया मैंने आपको, क्राइटेरिया यही होता है। पहली बार जब कोई देश मिले होंगे तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में यही करा होगा उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, जितना जितना गोल्ड इंक्रीज हो जाता है उस देश की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम में मार्केट के कोई दूसरे फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता। एक्सचेंज रेट निकालने के लिए सिर्फ क्या काफी है? गोल्ड। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? इस सिस्टम में एक्सचेंज रेट निकालने के लिए सिर्फ क्या काफी है? गोल्ड। और इसमें एक्सचेंज रेट निकाल दिया आरबीआई। कौन निकाल दिए? आरबीआई मतलब हमारे देश में आरबीआई, किसी और देश का सेंट्रल बैंक। तो बोलो एक बार और बोलो, इन दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड on the basis of gold by central bank of that country, and that exchange rate remains same for a fixed period of time. जल्दी जल्दी सुन लो, 3-4 बातें याद रखोगे। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। किसके हिसाब से? गोल्ड के हिसाब से। एक टाइम तक क्या रहती है? सेम रहती है। एक टाइम तक क्या रहती है? बार बार फ्लक्चुएट। और इसमें सिर्फ गोल्ड को पैमाना बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? अब ये कोई बहुत अच्छा मेथड थोड़ी है, इसीलिए बंद हो गया है। अच्छा, फिक्स के साथ एक और चलता था, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। कॉमन पार्लेंस में हम दोनों को सेम मानते थे, फिक्स्ड और पैक्ड। दोनों में एक हल्का सा फर्क है, वो सुन लो। फिक्स सिस्टम में क्या होता था कि एक टाइम पीरियड तक फिक्स ही रहता था। पैक्ड के अंदर वो टाइम पीरियड कितना रहेगा उसके अंदर हम नैरो मार्जिन फिक्स कर देते थे कि भैया 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने तक फिक्स रहेगा, उसके बाद इतना % से बढ़ेगा, फिर इतने % से बढ़ेगा, उसके बाद फिर हम बैठेंगे, फिर एक टाइम पीरियड के बाद गोल्ड का वैल्यूएशन करेंगे। लेकिन दोनों को सेम क्यों मानते हैं? क्योंकि ये वाला हो या ये वाला हो, एक टाइम तक तो कम से कम रेट सेम रहेगी। आज क्या मैं बोल सकता हूँ एक टाइम तक सेम रहेगी? अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ 82 है, रात तक शायद हो सकता है 82.1 हो जाए, सुबह 79.9 हो जाए, फिर तुम्हें कल मैं कुछ बता रहा होगा उतने टाइम में 79.8 हो जाए। रेट पल पल में चेंज हो रही है। सुन रहे हो बराबर? ठीक है। तो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। इनफैक्ट आप मतलब ये मान के चलो
कि 15-20, अगर आप कोई बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या कुछ है, और आपने टिकट्स वगैरह करवा रखे हैं पहले से, और वहाँ पे आपने कोई पैकेज ले रखा है, तो अगर वो रेट डॉलर के हिसाब से है तो वो पैकेज में बहुत अच्छा खासा वेरिएशन आ जाता है 20-25 दिन में ही, ठीक है। मतलब डॉलर के अंदर कभी कभी इतना उछाल आ जाता है और गिरावट भी आ जाती है। तो भैया सबसे फ्लेक्सिबल रेट है, मतलब जो सबसे फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं वो डॉलर में ही होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस। बाकी कोई करेंसी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता जितना किस में आ जाता है, डॉलर। तो आज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कोई फॉलो कर रहा होगा क्या? क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं और ये तो कह रहा है फिक्स रहती है। तो आज जो सिस्टम फॉलो होता है वो कौन सा है? फ्लेक्सिबल। लेकिन पहले अपन इसके फायदे और नुकसान पढ़ेंगे। एक बार फिर देख लो इसकी डेफिनेशन क्या है, एक बार और याद कर लो। इन दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड दैट रेट रिमेन सेम ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। 3 बातें मुझे तुम्हारी डेफिनेशन में चाहिए। एक तो सेंट्रल बैंक, गोल्ड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। बोलो, सेंट्रल बैंक, गोल्ड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सेंट्रल बैंक, गोल्ड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये चाहिए ही चाहिए। और इसी को पैक्ड भी बोलते हैं, लेकिन पैक्ड के अंदर एक नैरो टाइम लिमिट फिक्स कर देते हैं कि उसके अंदर में वेरिएट करेगी उतने टाइम तक, और उसके बाद फिर वापस से क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, चेंज करेंगे, और फिर वो एक टाइम पीरियड तक सेम रहेगी, फिर उसे वापस क्या करेंगे, चेंज करेंगे। टाइम पीरियड भी पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि 2 महीने तक फिक्स रहेगी, 3 महीने तक फिक्स रहेगी, तो पैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और कई बार पैक्ट के अंदर, तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे, पैक्ट के अंदर भी 2-3 मेथड होते थे। पैक्ट के अंदर ऐसा होता था, पैक्ट 15, तो उसका ये मतलब है कि 3 महीने तक फिक्स रहेगी, उसके बाद 15% से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ये भी पहले से डिसाइड कर लेते थे। लेकिन ये सब सिस्टम आज एग्जिस्ट। अब इसके पहले मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, एडवांटेज। कोई न्यूमेरिक वगैरह बनवाया था क्या? नहीं बनवाया। देखो, इसके एडवांटेज को मैंने तुम्हें ऐसे याद कराया था, कुछ कॉमन पॉइंट्स से इसके अंदर। देखो, कॉमन पॉइंट क्या थे कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहने से 2 चीजें प्रमोट होती है। क्या 2 चीजें? इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या? तो रेटें स्टेबल रहेंगी, तो इंटरनेशनल ट्रेड में कोई दिक्कत। अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे को अमेरिका वाली कंपनियां 80 3 महीने में डॉलर लेती, लेकिन वो डॉलर का रेट अभी 80 था और 3 महीने बाद कितना हो गया, 85। तो कितना फ्लक्चुएशन हो गया, और फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हुआ कि मेरे को 5 रुपये ज़्यादा देने पड़े 1 डॉलर के ज़बरदस्ती में। अब अगर मान लो 3 महीने तक फिक्स रहती रेटें, तो मैं आज दूँ या 3 महीने बाद दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे को ट्रेड में कितनी सहूलियत है। अभी क्या होता है, मैं बार बार डॉलर का रेट चेक करता रहूँ, क्या हो गया रेट, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, इसमें दिमाग लगाऊँ, इससे इतना दिमाग में मेरे धंधे में लगाऊँ। मैं क्यों ये सोचूँ, रेटों को जो होना होगा होगा। लेकिन एक बार अगर रेट कुछ समय के लिए भी फिक्स रहेंगी तो मेरा दिमाग तो उधर नहीं जाएगा ना। सुनो बराबर। तो पहला इसका फायदा है, स्टेबिलिटी रहती है। क्या रहती है? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी रहने से 2 चीज आ जाएंगी, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा। देखो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, स्टेबिलिटी इंकरेज इंटरनेशनल ट्रेड लिखा हुआ है, और दूसरे में लिखा हुआ है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इज प्रमोटेड। तो देखो, स्टेबिलिटी रहने से 2 चीजें आती है। अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा, प्रमोट होगा, इंकरेज होगा, प्रमोट होगा, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, प्रमोट होगा। ठीक है, सब चीजें प्रमोट ही प्रमोट होगी, क्योंकि रेटें क्या रहेंगी, स्टेबल। और एक पॉइंट और लिख सकते हो, अनसर्टेनिटी कम होती है इस मार्केट में। क्या कम होती है? और पीछे 2 दे रखा है, क्या? इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। क्या कंट्रोल में रहता है? जैसे आज मैं कह रहा हूँ रेटें एक टाइम तक फिक्स रहेंगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है ना। जैसे आज सपोज करो आटा, दाल, चावल, गेहूं, शक्कर, इन चीज़ों के प्राइस भी डॉलर की तरह रोज़ चेंज होते। तो सुबह जा रहा हूँ इतने रुपए किलो, सुबह शाम को जा रहा हूँ इतने रुपए किलो, रात को जा रहा हूँ इतने रुपए किलो। ठीक है, ये क्या मतलब, भाई साहब कल फिर चेंज हो जाएगा। तो इसको भी अगर शेयर मार्केट बना देते तो कितनी दिक्कत आती, आसमान छू जाता है इन्फ्लेशन, खाना पीना भी दुश्वार हो जाता। तो इन्फ्लेशन डॉलर से कैसे कंट्रोल में होता है?
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल बाहर से आता है, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना तो उससे फर्क किस पे पड़ा? गोल्ड के प्राइस पे, ऑयल के प्राइस पे। जब वो प्रेसिडेंट बना है, अभी तो कोई अनाउंसमेंट भी नहीं करी है, फिर भी फर्क पड़ गया। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? बाहर चीजें होती है और प्रभावित हम हो जाते हैं, लेकिन इस मार्केट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाहर कुछ भी हो रहा हो, एक टाइम तक तो रेटें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो इससे इन्फ्लेशन क्या रहता है? कंट्रोल में रहता है, और इसमें स्पेक्यूलेशन भी कंट्रोल में रहता है। तो दो स्टेबिलिटी से दो चीज थी, अब दो चीजें कंट्रोल में रहती है। क्या कंट्रोल में रहता है? एक तो इन्फ्लेशन, और एक क्या कंट्रोल में रहता है? स्पेक्यूलेशन। इसको मैंने उस समय भी ऐसे ही याद कराया था, अभी भी ऐसे ही याद कराऊंगा। दो चीजें कंट्रोल में रहती है, क्या? इन्फ्लेशन और स्पेक्यूलेशन। और दो चीजें इंकरेज होती है, क्या? इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ऐसे याद रख लोगे। दो चीजें क्या होती है? इंकरेज होती है। और दो चीजें किस में रहती हैं? बोलो बोलो, बोलते रहो। दो चीजें क्या रहती हैं? इंकरेज होती है। दो चीजें किस में रहती हैं? कंट्रोल में रहती है। दो चीजें क्या होती है? इंकरेज होती है। दो चीजें किस में रहती है? कंट्रोल में रहती है। दो चीजें क्या होती है? इंकरेज होती है। दो चीजें किस में रहती है? कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल में क्या रहता है? इन्फ्लेशन और स्पेक्यूलेशन। इंकरेज क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। क्या बात है, समझ में आ गया? और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रेटें स्टेबल है, अनसर्टेनिटी नहीं है। रेटें क्या? इन कीवर्ड से आप लोग अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। अब ये पूरे एडवांटेज में आपको सिर्फ क्या याद रखना है? स्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, इसको हटा दो। दो चीजें कंट्रोल, दो चीजें इंकरेज। कंट्रोल क्या? इन्फ्लेशन, स्पेक्यूलेशन। इंकरेज क्या? इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है, वो देखो। डिसएडवांटेज नंबर 1, इसके डिसएडवांटेज अच्छे से याद रखना। पहला, सब सामने देखो। एक्सचेंज रेटों को स्टेबल रखने के लिए सेंट्रल बैंक को इंटरफेयर करना पड़ता है, और सेंट्रल बैंक को गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। एज फार एज जब तक उनके पास गोल्ड है तब तक तो रेटें स्टेबल रहेंगी। जब उनके गोल्ड खत्म हो जाएंगे तो रेटें टूटेंगी, और रेटें टूटेंगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाएगा। किस में डेफिसिट आ जाएगा? क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो जाएगा? डेफिसिट आएगा। और एक टाइम जब स्पेक्यूलेटर को ये पता चलेगा कि रेटें टूटने वाली है तो बहुत सारा डॉलर खरीद लेंगे, और जब रेटें बढ़ेंगी तो वो डॉलर हाई रेट में बेचेंगे। ठीक है, जैसे अभी मान लो अम्मार है, इसके पापा का टूर्स एंड ट्रैवल का काम है। अब इसको अगर ये पता चल जाए कि महीने भर बाद डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है, इंटरनेशनल मार्केट में इसको भनक लग जाएगी ये है, या इसको ये पता चल जाए कि आरबीआई के पास जो गोल्ड है वो खत्म हो गया है और धीरे धीरे अब रेटें टूटेंगी, तो ये आज ही क्या करेगा? बहुत सारा डॉलर सस्ती रेट में खरीद लेगा, और ये दूसरों को भी बता देगा कि ऐसा होने वाला है, तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम भी ले लेना। और ये चीज़ फैलते हुए टाइम नहीं लगेगी। और जब ऐसा होगा तो जिसको डॉलर की जरूरत नहीं है वो भी थोड़ा थोड़ा डॉलर खरीद के रख लेगा, तो आगे चल के डिमांड और बढ़ेगी और प्राइस और बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तब वो डॉलर बेचना शुरू कर देंगे। तो जो स्पेक्यूलेशन कंट्रोल में था वो वाइड स्प्रेड हो जाएगा। बोलो, जो स्पेक्यूलेशन कंट्रोल में था वो वाइड स्प्रेड हो जाएगा। वाइड स्प्रेड मतलब जो नहीं करता था, क्योंकि हर कोई मौके पे चौका मारता है। ये इंसानी फितरत में है, ये तुम्हारी या मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए है ये, जिसको नहीं भी जरूरत है। अभी किसी ने अफवाह फैला दी एक गांव में कि नमक महंगा होने वाला है, बताया था ना मैंने तुम लोगों को। तो उस गांव के पागल लोगों ने नमक खरीद खरीद के रख लिया, बहुत भयंकर, किसी ने अफवाह फैला दी। फिर वहां पे सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि ये गांव से और ज्यादा आगे ना चल जाए बात। फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भेजा, बोला जाहिलो, हम नमक बना के दुनिया को देते हैं, हमारे यहाँ का नमक कम पड़ेगा क्या? देश का नमक, टाटा नमक, ठीक है, 10 रुपए 15 रुपए 17 रुपए की थैली आती है नमक की, ठीक है, उसको ले लेके भर लिया बोरियों में पागलों ने। कितना भरा होगा वो तो पता नहीं, ठीक है। तो ये जानकारी का अभाव भी होता है कई बार। और स्पेक्यूलेशन इसी तरीके से चलता है। प्रॉपर्टी के भाव कैसे बढ़ते हैं? ऐसे ही तो बढ़ते हैं। आज 4 लोग मिलकर अगर यहाँ प्लानिंग कर ले और बोले कि यहाँ पे ये प्लॉट अपन ये डालेंगे, यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, बोल दो बस,
सब लोग खरीदना शुरू कर देंगे। वो 440 को बोलेंगे, 40-400 को बोलेंगे, भाव बढ़ जाएगा। और ये बात सरकार को पहुँचेगी जब, तो उन्हें एयरपोर्ट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बात फैल चुकी है यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है। ठीक है, जितने भी फैलाई थी मार्केट में तो सबको यही पता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है। तो स्पेक्यूलेशन हर जगह होता है, इस मार्केट में नहीं होता जब तक कि रेटें स्टेबल है, बट जब रेटें टूटती है तो स्पेक्यूलेशन होता है। तो मेरी बात सुनो, इस मार्केट के डिसएडवांटेज तीनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां देखो, पहले तो आरबीआई के बाद रिजर्व है तो उन्हें रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। जब उनके रिजर्व खत्म होंगे तो बीओपी में डेफिसिट आएगा, और ये बात जब स्पेक्यूलेटर को पता चलेगी तो वो वाइड स्प्रेड क्या फैला देंगे, तो इसमें तीनों चीजें। और एक लास्ट में अलग पॉइंट भी दे रखा था मैंने, इसमें करेंसी का अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन होता है। जैसे जिसके पास गोल्ड ज्यादा है, यहाँ देखो, जिसके पास गोल्ड ज्यादा है उसकी करेंसी का वैल्यू भी ज्यादा है, और जिसके पास गोल्ड कम है उसकी करेंसी का वैल्यू भी। तो किसी की करेंसी अंडर वैल्यू हो जाती है, किसी की करेंसी ओवर वैल्यू हो जाती है, क्योंकि हम मापदंड किसको बना रहे हैं, सिर्फ गोल्ड को। आज एक बात बताओ, कोई देश में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, किसी देश में लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है, वेलफेयर स्कीमें अच्छी है, क्राइम कम है, ये है वो है, ये सब चीज़ों को मिला ले तो वो देश हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन गोल्ड नहीं है उसके पास, तो वो गरीब देश हो गया, वहाँ की करेंसी का वैल्यू डाउन हो गया, सब बेकार हो गया वहाँ पे, क्योंकि गोल्ड नहीं है। तो आपने सारा क्राइटेरिया किसको बना दिया, और गोल्ड की वजह से कोई करेंसी ओवर वैल्यू होती है, कोई अंडर वैल्यू होती है। अब 4 डिसएडवांटेज जल्दी से पढ़ लो, नहीं तब देखो 4 डिसएडवांटेज सामने एकदम सामने देखो। पहला, आरबीआई को लार्ज रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, सेंट्रल बैंक को इंटरफेयर करना पड़ता है एक्सचेंज रेट में, और जब तक उनके पास लार्ज रिजर्व है तब तक वो मेंटेन करते हैं। फिर जब रिजर्व खत्म हो जाते हैं तो बीओपी में क्या आ जाता है, डेफिसिट आ जाता है। स्पेक्यूलेटर को ये बात पता चलती है तो वाइड स्प्रेड स्पेक्यूलेशन, और किसी करेंसी का ओवर वैल्यूएशन होता है, किसी करेंसी का होता है। जिसके पास गोल्ड ज्यादा है उसकी करेंसी ओवर वैल्यू, गोल्ड कम है अंडर वैल्यू। अच्छा देखो, तुम्हें पता है एक ज़माने में हमारी अमीरी, गरीबी, रईसी का क्राइटेरिया गोल्ड ही होता था। मतलब कौन इंसान कितना अमीर है इसकी पहचान उससे गोल्ड से होती थी, कि उसके घर में जो महिलाएं हैं वो कितना गोल्ड पहनती है। नहीं, आज सिर्फ गोल्ड नहीं है, आज सिर्फ गोल्ड नहीं है, आज प्रॉपर्टी है, ठीक है, तेरे पास ज़मीन जायदाद कितनी है, तेरा रहन सहन कैसा है, सब चीज़ें क्यूमुलेटिवली मैटर करती है। उस ज़माने में सिर्फ गोल्ड ही मैटर करता था, और ये उसी ज़माना है, वही ज़माना है जिसमें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। और हाँ, मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में तो हमेशा से गोल्ड एक बहुत प्रेस्टीजियस मेटल रहेगा, था, है और रहेगा। सोने की चिड़िया ऐसे ही थोड़ी बोलते थे। तुम सर्च करना, सबसे ज़्यादा गोल्ड हमारे यहाँ पहना जाता है, ठीक है। महिलाओं को छोड़ो, पुरुष ही मोटे मोटी चेन पहन के फिर बप्पी ले रही, ठीक है। तो गोल्ड हमारे यहाँ बहुत कंज्यूम होता है, बहुत प्रेस्टीजियस भी माना जाता है। जबकि देखो हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कास्ट में इतने सारे उसमें लोग हैं, गोल्ड सबके लिए प्रेस्टीजियस होगा, ठीक है। और वो दूसरी जगह पे हो ना हो, यहाँ तो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो 4 ड्रॉबैक याद रखना तुम इसके। नंबर 1, आरबीआई को लार्ज रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे। नंबर 2, आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ता है, और जब उनके पास एक्सचेंज खत्म हो जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाते हैं, रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, तो बीओपी में डेफिसिट आता है। नंबर 3, ये बात स्पेक्यूलेटर को पता चलती है तो वाइड स्प्रेड स्पेक्यूलेशन होता है। और नंबर 4, करेंसी का क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। याद रहेगा, एकदम अच्छे से याद रहेगा। सिर्फ फ्लेक्सिबल को पढ़ा देता हूं, इसकी ड्रॉबैक वगैरह कल पढ़ाऊंगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, बोलो मेरे साथ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम is a system in which exchange rate is determined by demand supply forces in the market. इस मार्केट में एक्सचेंज रेट कैसे पता चलेगी? जैसे ये डॉलर का सप्लाई है और ये डॉलर का, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? यहाँ। तो यही एक्सचेंज रेट है। अब इस लेवल पे अगर डॉलर 45 में बिक रहा है तो एक्सचेंज रेट कितना है? अब सुनो इधर, भविष्य में डॉलर का डिमांड बढ़ गया, क्या बढ़ गया?
और सप्लाई वही रहा, तो एक्सचेंज रेट यहां से शिफ्ट होकर, तो एक्सचेंज रेट अपने आप 45 से कितना हो जाएगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, सेम ऐसे ही सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। इसकी चर्चा डिटेल में कल करेंगे। और सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा, अरे बढ़ जाएगा। हाँ, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है और वहाँ डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है, सॉरी, और सप्लाई में इनवर्स रिलेशन। कल बात करेंगे इसकी ओर। तो इस मार्केट में एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस से। कैसे निकलता है, यहाँ पे मैंने सेंट्रल बैंक का नाम लिया, गोल्ड का नाम लिया, तो इसमें सेंट्रल बैंक और गोल्ड कोई रोल प्ले यहाँ पे, तो सब कुछ किससे चलेगा, मार्केट से। अब डॉलर का डिमांड क्यों बढ़ेगा, डॉलर का सप्लाई क्यों बढ़ेगा, ये चर्चा कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।